आप पूरे देश भर में महिलाओं की मोटिवेशनल फैक्टर हैं। ऐसा क्या किया है आपने? मैंने ऐसा बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन जब मौका मिला तो मैंने काम किया। वहाँ की मिट्टी ने कितना प्रभावित किया एक महुआ जी को महुआ बाजी बनने में और राज्यसभा तक पहुँचने में? देखिए, झारखंड से तो मुझे बहुत प्यार है। आदिवासियों में कहा जाता है सेनगे सुसुन कजिगे दुरंग, जिनका चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है। वाह वाह। हर नेता को साहित्यकार भी होना चाहिए या कला की किसी भी विधा में उसको काम करना ही चाहिए, क्योंकि कला ही है, साहित्य, कला, संस्कृति, ये चीजें इंसानियत को जिंदा रखती हैं। जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी, साहित्य उन्हें ऐसे ही थाम लेगा। वाह वाह। तो मुझे क्या बात है, बहुत अच्छा दृष्टांत। तो मैं राजनीति को संभालने के लिए साहित्य को साथ में लेके चलना चाहती हूँ, ताकि वो मूल्य कायम रहे। शॉर्टकट का जमाना आ गया भाई, सोशल मीडिया। हाँ, व्हाट्सएप में इतना शॉर्टकट लिखते हैं कि ना तो लैंग्वेज उनका चैट जीपीटी लैंग्वेज और चैट जीपीटी देखिए कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा ना आपको। तो आपकी ओरिजिनलिटी कहाँ है? आर्टिस्ट तभी कोई बनता है जब वो ओरिजिनल हो। नमस्कार, महिला सांसदों की इस खास कारवां को बढ़ाते हुए हम ले आए हैं खास शख्सियत के पास, जिनका नाम है महुआ मांझी। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है, कवित्री हैं, लेखिका हैं, प्रगतिशील साहित्य पे लगातार विचार विमर्श करती रही हैं और आजकल राज्यसभा में सांसद भी हैं जेएमएम की तरफ से। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके संघर्षों को जानेंगे, इनकी शुरुआत को समझने की कोशिश करेंगे और राजनीति में इनके प्रवेश के दस्तक को भी समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहला सवाल तो ये कि आप पूरे देश भर में महिलाओं की मोटिवेशनल फैक्टर हैं। ऐसा क्या किया है आपने? मैंने ऐसा बहुत कुछ तो नहीं किया, लेकिन जब मौका मिला तो मैंने काम किया। मैं एक हाउसवाइफ रही हूँ। बचपन में शादी हो गई तो फिर बच्चे भी हुए, 2 बेटे हैं मेरे, और परिवार को देखते हुए फिर मैंने काम शुरू किया। तो मैं मूल रूप से एक लेखिका मानती हूँ अपने आप को, एक उपन्यासकार हूँ, कहानी भी लिखा है मैंने, राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में छपी हूँ, कुछ कविताएं भी शौक से लिख लिया करती हूँ, और बंगाली हूँ। तो जाहिर सी बात है कि संगीत से भी जुड़ाव रहा है। क्लासिकल संगीत मैंने शुरुआती दौर में सीखा। कुछ बचपन में डांस वगैरह भी करती रही, नाटक भी करती रही, शौकिया जैसे बंगालीज करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग विधाओं में काम करने का मौका मिला। जी मैम, आपका बचपन जो है वो झारखंड में बीता, आपका लालन पालन भी वही, वहाँ की मिट्टी ने कितना प्रभावित किया एक महुआ जी को महुआ बाजी बनने में और राज्यसभा तक पहुँचने में? देखिए, झारखंड से तो मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि झारखंड में मैं जन्मी हूँ, पली बड़ी हूँ, और पहले झारखंड बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था बहुत पहले। तो हमारे जो पूर्वज हैं वो 1932 के पहले से ही झारखंड में हैं, और बंगाल प्रेसिडेंसी से कट के बिहार बना, फिर बिहार से कट के झारखंड बना। तो बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा सब एक ही प्रांत है, मैं ये मानती हूँ। तो वहाँ का कल्चर भी मिक्स कल्चर है, और झारखंड में जो आदिवासी कल्चर है बहुत समृद्ध कल्चर है, बांग्ला कल्चर भी बहुत समृद्ध है। तो मुझे ये दोनों, बांग्ला से और आदिवासी कल्चर से बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला। और वहाँ की प्रकृति खुद ब खुद हमें पढ़ाती है, सिखाती है। कहते हैं, आदिवासियों में कहा जाता है सेनगे सुसुन कजिगे दुरंग, जिनका चलना ही नृत्य और बोलना ही संगीत है। वाह वाह। तो ये जो है प्रकृति खुद ब खुद हमें देती है, क्योंकि वहाँ के जंगलों में जो पलाश के फूल हैं, साल सखुआ के पेड़ हैं, उसमें भी दुधिया रंग का फूल है जो बालों में खोजते हैं पर्व त्योहारों में। फिर जो छोटी छोटी घाटियाँ हैं, पठार है, छोटी छोटी घाटियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत साल के जंगल। तो ये सब हमें बहुत आकृष्ट करते रहे, झरना, पहाड़। और ये बचपन से मेरे घर के सामने भी एक रॉक गार्डन है, अभी बना है, लेकिन वो एक प्राकृतिक, एक बहुत खूबसूरत छोटा सा पहाड़, छोटी सी पहाड़ी, एक डैम। तो शाम को जब सूरज उस डैम में डूबता था और उसका सूरज की रोशनी जो है ना मेरे घर के बालकनी में पड़ती थी, गोल बरंडा जो बंगाली स्टाइल का था, उस तरह का मकान वहाँ का था। तो वो जो आता था तो मुझे उतने छोटे में भी मुझे याद है कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं शाम को जाके वहीं खड़ी हो जाती, प्रकृति के नज़दीक। और उस समय मैं देखती थी कि गाँव से जो औरतें, आदिवासी औरतें या महतो औरतें सब्जियां बेचने के लिए आती थी शहर अपने खेतों से सामान लेके। तो वो जब शाम को लौटती थी तो वो खाली होती थी टोकरी उनकी, तो वो नाचते नाचते, गाना गाते गाते वहाँ से गुजरती थी, और वो भी एक दूसरे के कमर में हाथ रखे, औरतें एक साथ 3-4 औरतें हल्का हल्का झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जाती थी। तो इन सब का प्रभाव कहीं ना कहीं हम पर पड़ा। एक पारिवारिक पृष्ठभूमि थी जहाँ मेरे पिताजी बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे। अच्छा। वैसे तो बिजनेसमैन थे, लेकिन वायलिन का शौक था, गिटार का शौक था, और बहुत तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाते थे, शौकिया।
मेरी बुआ को नाटकों का शौक था। अच्छा। तो शौक मतलब से परिवार पहले से परिवार, ही हाँ, आर्ट प्रोफेशनल कल्चर। नहीं, लेकिन बुआ प्रोफेसर थी, लेकिन वो बहुत अच्छा नाटक भी करती थी। अच्छा। मेरी छोटी बुआ बहुत अच्छा डांस भी करती थी। तो एक कल्चरल परिवेश घर में भी मिला, बाहर भी मिला, झारखंड में। तो ऐसे कुल मिला के कहीं ना कहीं अनजाने में या जाने में, मतलब बचपन से जैसे हारमोनियम बजाना है, क्लासिकल म्यूजिक रियाज करना है, ये सब भी घर में था, एक वातावरण पढ़ाई के साथ साथ। तो वो सब भी करती रही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सारी चीज़ें मिलकर ना हमारे पर्सनालिटी को बनाती है, हमें बताती है कि हाँ, जीवन जीने के लिए सब चीज़ चाहिए, कला भी चाहिए और बाकी चीज़ें भी चाहिए। जी जी। जब आप बड़ी हो रही थी तो मुझे लगता है जिस समाज में आप बड़ी हो रही थी वहाँ बाध्यताएं बहुत हैं महिलाओं के लिए, और ख़ासतौर से महिलाओं को रूढ़िवादियों से बहुत जूझना पड़ता है और उनसे जी। बहुत टक्कर लेनी पड़ती है। आपको की बात अगर हम करें विशेष तौर से, जब आप बड़ी हो रही थी, फैमिली में या परिवार से बाहर जी, कुछ जी। इस तरह का रहा रूढ़िवाद कि वहाँ आपको हाँ। लड़ना पड़ा हो और झेलना पड़ा हो? जी, जॉइंट फैमिली था मेरा, तो और हमारे परिवार में खूब लोगों का आना जाना रहता था। हम लोग बहुत अतिथि परायण थे, मतलब पूरा परिवार ही था। तो कोई भी आए गेस्ट तो सबके लिए खाना बनाना है, सबको खिलाना है। हम कलकत्ता से भी बहुत रिलेटिव्स आते थे, तो सब यहीं रहते थे, मतलब बहुत दिनों तक रहते थे। तो वो हम लोग उनको पिकनिक में ले जाते थे, घुमाते फिराते। तो यहाँ आने से सबको अच्छा लगता था। तो सबको लेकर चलना, सबके लिए काम करना, सबको खुश रखना, और परिवार को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए अपने लिए कुछ करना टफ तो है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। मुझे एक पंक्ति याद आ गई कि बिजी पर्सन्स हैव टाइम फॉर एवरीथिंग एंड लेजी पर्सन्स हैव टाइम फॉर नथिंग। तो जब हम बिजी होते हैं तो हमारे लिए हर चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है। तो अपने आप को थोड़ा सा तैयार करना तो पड़ता है। ऐसी कोई रूढ़ी या चुनौती नहीं रही परिवार में? थोड़ी तो थी, जैसे शुरुआती दौर में बहुत देखना पड़ता था कि जल्दी से घर पहुंचना है, अभी सबके लंच का टाइम हो गया है तो उसके पहले पहुंचना है। हाँ, भले ही दूरदर्शन का प्रोग्राम है या कहीं कविता पाठ करना है आकाशवाणी में, लेकिन हमें उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घर में सबको टाइम से देखना। तो वो आधा अधूरे में भी छोड़ के आ जाना, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था कि परिवार में इसको लेकर नाराज़गी ना हो। हाँ, ससुराल है तो एक होता है ना कि किसी को नाराज़ नहीं करना है, अपनी ड्यूटी करके फिर कुछ करना है। तो धीरे धीरे जब मैं अपने आप को दोनों तरफ मैनेज करके चलने लगी, तो एक समय ऐसा आया कि घर वाले इसको मान लिए कि अगर ये बाहर कुछ कर रही है तो घर वालों को इग्नोर नहीं कर रही है, उनको ज़्यादा उनको समय भी देना चाहती है या ज़्यादा उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, तो फिर घर वाले ऑटोमेटिकली आपका साथ देने लगेंगे। लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां या महिलाएं थोड़ी गलती कर देती हैं शुरुआती दौर पे, कि वो विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, मैं जैसे है ना नारी विमर्श, स्त्री विमर्श के नाम पे थोड़ा सा ज़्यादा अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं। अधिकारों का दुरुपयोग शुरुआती दौर में कर देती है, परिवार को नजरअंदाज। हाँ, परिवार को थोड़ा नजरअंदाज कर देती है। तो परिवार वाले डर जाते हैं। एक्चुअली उनसे विरोध नहीं रहता, वो डर जाते हैं कि अभी ऐसा है तो आगे पता नहीं ये क्या करेगी, और फिर वो ना उसको साथ नहीं देते हैं। मैं चूंकि विमेंस कमीशन में चेयरपर्सन रही हूँ, तो मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों को गलतियाँ करते देखा है मैंने, चाहे अनमैरिड हो या मैरिड, कि जो अपने मायके वालों से या ससुराल वालों से ना वो एक विरोध करके उसने खुद अपना नुकसान किया। तो मैं हमेशा उनको सजेस्ट करती रही कि देखो, तुमको अगर आगे बढ़ना है तो तुम अपने घर वालों को साथ लेके चलो, क्योंकि बाहर वाले साथ कितना भी दे, लेकिन घर में मानसिक शांति चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिस घर में रह रहा है, चाहे वो मायका हो या ससुराल, अगर वहाँ उसको मेंटल पीस नहीं है, वहाँ तो उनको एक दूसरे का सहयोग नहीं है ना, तो बाहर जाएगी जरूर, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगी। तो दोनों को साथ लेके ये टैक्टफुली हैंडल करना पड़ता है, आसान नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं महुआ जी के बाल्यकाल की तरफ, जहाँ आपका बचपन बीता। आप में ऐसी क्या खासियत थी जिसने सबको प्रेरित किया, खासतौर से परिवार को आपने अपनी तरफ प्रेरित किया कि आपको अटेंशन ज़्यादा मिले, और आप कैसे अलग थे अपने भाई बहनों से, और क्यों? मतलब क्या खास था? कुछ चीज़ें याद आ रही हूँ अपनी उच्छृंखलता बचपन की, कुछ बातें ऐसा लगे कि आप में वो तेज़ तर्रार, वो अनुभवी एक जो महुआ भी दिख रही है, क्या बचपन से वो था? देखिए, मेरी 2 और बहनें हैं, दोनों ही बहुत टैलेंटेड है, वो भी काफ़ी कुछ करती हैं। तो होता क्या है कि सबको अलग अलग परिवेश मिलता है। एक बहन की शादी एयरफोर्स ऑफिसर के साथ हुई, तो कई बार उनकी पोस्टिंग होती रहती है अलग अलग जगह पे, तो बार बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग में फिर कई चीज़ें वो नहीं कर पाई, लेकिन अभी भी वो बहुत सफल है। तो इस तरह से है, और अपनी इच्छा शक्ति भी होती है कि हमें हर कठिन परिस्थिति में भी ये काम करते जाना, एक जुनून होता है और उसको करना है, कैसे भी करना है, ये जज्बा होना चाहिए। तो आप बचपन से ही जुनूनी थी? हाँ, मैं बचपन से थी, जैसे कुछ करना है तो करते जाओ। मुझे एक बार याद है कि
ट्रांसफार्मर हमारा घर का सामने का उड़ गया था, लाइट नहीं थी, और पहले उस तरह से इन्वर्टर वगैरह भी नहीं हुआ करता था। तो उस समय मैं कुछ हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ बना रही थी। तो कैसे बनाई, तो वो पहले के ज़माने में वो आता था, वो लालटेन टाइप का कुछ था। अब उसको जला के मैं करी कि नहीं आज ही से ख़त्म करना है रात को, तो सुबह भी कर सकती थी लेकिन नहीं अभी करना है उसको। तो करते करते उसका केरोसिन भी खत्म हो गया, और मैं उसका जो पलीता होता है ना उसी को जला के आधी रात तक उसे बनाती रही, जबकि घर वालों को पता भी नहीं था कि मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं चाहती तो आराम से सो जाती, सुबह उठ के कर लेती, लेकिन एक जुनून छोटी सी चीज में भी होना जरूरी है। अगर आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो जुनून है ना, वो आपसे अच्छा काम करा लेता है। जी बिल्कुल ठीक है। आप साहित्य की शुरुआत करती हैं, साहित्य के जरिए आप संवेदनशीलता को उठाती हैं, समाज के मुद्दों को उठाती हैं, और दूसरी ओर आप जनसेवा भी कर रही हैं। मेरे ख्याल से साहित्य और जनसेवा दोनों साथ साथ चल रहा है। आपके भीतर का जो एक कवि है, लेखिका है, साहित्यकार है, वो किस तरह तारतम्य बिठाता है उस जनसेवा के साथ और उस सामाजिक दायित्व के साथ? हाँ, मैं तो कहूँगी कि हर नेता को साहित्यकार भी होना चाहिए, या कला की किसी भी विधा में उसको काम करना ही चाहिए, क्योंकि कला ही है, साहित्य, कला, संस्कृति, ये चीज़ें इंसानियत को जिंदा रखती हैं, मानवीय मूल्यों को बचा के रखती है, जैसे प्रेम, सहानुभूति, पीड़ा दूसरों को देखकर। हाँ, ये चीज़ें बहुत इंसान को सॉफ्ट बनाती हैं। इस तरह की चीज़ें, जिस तरह से जो सच्चा अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी, वो भी इंसान को नर्म बनाता है दूसरों के प्रति। दूसरों के दुख को देख के खुद दुखी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे लगता है साहित्य और कला की, क्योंकि कलाकार बहुत ज़्यादा क्रिमिनल नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि अगर कोई क्रिमिनल है और अगर वो कलाकार है तो वो क्रिमिनल नहीं होगा, क्रिमिनल होगा तो उसमें कला उस तरह से नहीं होगी विकसित। तो हाँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं तो कहूँगी कि अगर कोई राजनीति में अच्छा करना चाहता है तो उसे किसी न किसी कला के क्षेत्र में भी रहना चाहिए, क्योंकि वो जो उसे मेंटल पीस भी देगा। जैसे मैं दिन भर कितना भी राजनीतिक काम करूं, लेकिन रात में आके अगर थोड़ा सा पढ़ नहीं लेती, थोड़ा सा कुछ उस तरह से कला की चीज़ों, मतलब वो मानसिक खुराक है, मानसिक खुराक है, उसके बाद मुझे लगता है कि आज मैंने कुछ किया। नहीं तो दिन भर कितना भी काम करूं, मुझे लगता है आज का दिन बेकार चला गया। सेटिस्फैक्शन मैं जैसे इस बार आई कमेटी मीटिंग में, तो मैं अपना लैपटॉप ले आई, उपन्यास जो अभी लिख रही हूँ उसमें थोड़ा काम की, सुबह थोड़ा सा टाइम मिल गया था। आज पर मीटिंग थोड़ा लेट से शुरू हुई, तो मुझे इतना अभी भी लग रहा है कि आज का दिन मेरा बहुत सार्थक रहा कि मैंने थोड़ा सा उपन्यास का काम तो किया। हाँ, बिल्कुल। आप राजनीति में बहुत तेज तर्रार और एकदम सख्त महिला मानी जाती हैं, और खासतौर से महिला मुद्दों को तो आप उठाती ही रहती हैं राज्यसभा में। राजनीति की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे हुई, और किसने प्रेरित किया? जी देखिए, मैं राजनीति से बहुत डरती थी, और मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँगी। मैं तो सोशियोलॉजी से मैंने पढ़ाई की है, और मैं PhD UGC नेट वगैरह करके मैं कुछ दिन तक PG में पढ़ाई भी थी ऑलरेडी। ये मैं, क्योंकि नेट करने के बाद, नेट क्वालिफाई करने के बाद वो लोग अलाउ करते हैं PG में पढ़ाने के लिए, तो फिर मैं पढ़ाई भी और लेक्चरर बनने की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसी समय विमेंस कमीशन में नहीं, उस समय साहित्य से मैं जुड़ गई, और फिर मैं विमेंस कमीशन में चेयरपर्सन बनी। क्योंकि तो ये विमेन कमीशन में आना कोई घटना थी या? हाँ, मैं बताती हूँ। जैसे मैं साहित्यकार के रूप में मुझे अच्छा रिकॉग्निशन मिला। मेरा पहला उपन्यास मैं बोरी शैला, उसमें मुझे बहुत नेशनल अवार्ड वगैरह मिले, और राजकमल प्रकाशन जो हिंदी के सबसे बड़े प्रकाशक हैं उन्होंने छापा, और लगातार राष्ट्रीय पत्रिका में मेरी कहानियाँ छपने लगी, तो एक नेशनल रिकॉग्निशन मिला मुझे। लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाकर भी पुरस्कार लेने का मौका मिला। तो ये सब एक यहाँ MP साहित्य अकेडमी भी मिला, और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले। तो उस समय ना एक राइटर के रूप में मैं एस्टेब्लिश हो गई थी। तो उसी दौरान, काम के दौरान, मुझे एक विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन, उस समय एक IAS ऑफिसर थी जो चीफ सेक्रेटरी थी, लक्ष्मी सिंह जी, तो बहुत तेज तर्रार ऑफिसर थी। उन्होंने झारखंड बनने के बाद, 2000 में झारखंड बना, उन्होंने विमेंस कमीशन को फॉर्म किया, और खुद उसमें आफ्टर रिटायरमेंट वो चेयरपर्सन बनी थी। तो मुझे एक बार एक कार्यक्रम में मिली और मुझे बोली कि देखो, मैं चाहती हूँ कि मैंने अपने हाथ से इस डिपार्टमेंट को बनाया है, मैं चाह रही हूँ कि कोई आए जो कि इसे और आगे ले जाए, बर्बाद ना करे, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें आओ। तो मैंने कहा, मैं तो राइटर हूँ, मुझे ये सब अभी कैसे करूँगी? तो उन्होंने कहा, तुम कुछ नहीं करना, बस एक लेटर खाली लिख के मुझे दे दो। तो मैं उनको बहुत उनके रिक्वेस्ट, और ये झारखंड की रांची की बात है, बहुत रिक्वेस्ट पे मैंने उनको एक लेटर दे दिया था। अब वो लेटर वो कहाँ डाली क्या कि मुझे कुछ नहीं पता, और उसके बाद कोई और बन भी गया। मतलब उस समय वो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था कुछ कारण से, कुछ दिनों के लिए। तो तब तक उस दौर में आप छात्रा थी या विवाह हो चुका था? विवाह हो चुका था, हाँ।
तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं दी। लेटर दे के मैं भूल गई, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद जब राष्ट्रपति शासन था तो एक और कोई बन भी गई और मैं भूल गई थी। लेकिन वो जो लेटर था ना वो फाइलों में घूम रहा था। तो फिर जब मैं अभी बनी, उसके ठीक पहले हमारी जो सरकार आई, तो हमारी जेएमएम की भी सरकार आई, तो उस समय उन लोगों ने मुझे बनाया, हमारी सरकार ने मुझे चेयरपर्सन बनाया। और उस समय मैं जब काम की तो इतना मज़ा आया उस काम में, और मैंने बहुत काम पब्लिक किया, से कनेक्ट होना। हाँ, बहुत बहुत काम किया मैंने पूरे झारखंड में। और अभी भी लोग कहते हैं कि जैसे टीएन सेशन के कारण चुनाव आयोग को लोग जाने, तो मेरे आने के बाद झारखंड में विमेंस कमीशन को लोग जाने, ऐसा लोग मुझे कहते हैं, पता नहीं क्या है। आपने जनसेवा काफी की, हाँ, काम किया, बहुत महिलाओं को न्याय दिलाया और अखबारों में खूब छपी मैं। उस समय जो भी काम करती थी इतना हाईलाइट भी लोग करते थे, पता नहीं, मतलब शायद काम अच्छा था। और अभी भी लोग मिलते हैं मुझे ना, तो मुझे कहते हैं कि आप उस समय नहीं होती तो ऐसा होता वैसा होता। कई पुरुष भी मुझे मिलते हैं और वो धन्यवाद देते हैं कि आज मैं जिंदा हूँ तो आपके लिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले कि नहीं, एक्चुअली उनको किसी ने फर्जी केस में फंसा दिया था। कई पुरुषों के साथ ऐसा हुआ कि फॉल्स केसेस में वो फंस गए थे। किसी ने कहा कि आप मैडम से मिलिए, वो मिले, फिर मैंने उसकी जांच की और मैं पाई कि वो निर्दोष हैं, तो मैंने उनको बचाया। तो मैं कभी भी बायस्ड होकर काम नहीं किया और इसके लिए मैं सोशियोलॉजी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सोशियोलॉजी में काफी कुछ सिखाया। नहीं, सोशियोलॉजी में ये कहा जाता है कि बिना बायस्ड हुए सोसाइटी को देखना। हाँ, उसका पहला लाइन ही है कि आप दोनों पक्ष की बात सुनो या समाज को बिना बायस्ड हुए देखो। तो वो साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी को देखने का तरीका सोशियोलॉजी ने मुझे दिया। और इसी के कारण मैं किसी के साथ किसी का फर्जी केस है क्या है नहीं है, मैं बात करते करते समझ जाती थी, फिर मैं जांच करती थी और फाइनली जो निर्दोष है, और कोई महिला चाहे कितना भी रोए गिड़गिड़ाए, अगर वो दोषी है और किसी को फंसा रही है तो मैंने कभी उसका साथ नहीं दिया, मैंने कभी साथ नहीं दिया। इसके लिए कई महिलाएं आके हल्ला की, बहुत मुझे बुरा भला भी बोली, लेकिन मैं बोली नहीं, निर्दोष को मैं नहीं फंसने दूंगी। तो खैर वो काम लोगों ने पसंद किया, अभी भी उसके लिए मुझे याद करते हैं। और बाद में अभी भी मैं कोई भी ऐसा दिन शायद नहीं होता जब लोग इस तरह से मदद मांगने नहीं आते हैं। और मैं तो आपका ज्यादातर समय रांची में बीतता है सत्र के दौरान? आप? हाँ, सत्र के दौरान दिल्ली में रहती हूँ और कमेटी मीटिंग में दिल्ली आती हूँ, बाकी रांची में रहती हूँ। हाँ, पहले साहित्यिक कार्यक्रमों में खूब जाती थी और जितने भी लिटरेचर फेस्टिवल वगैरह में, जैसे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, भारतीय ज्ञानपीठ या साहित्य अकेडमी अभी भी मुझे लगभग हर कार्यक्रम में बुलाते हैं। और अच्छा, आपकी 2 पुस्तकें हैं, राइट? जी, आपने भी जिक्र किया 2 किताबें और बहुत ही सुप्रसिद्ध किताबें हैं, उपन्यास आपने लिखी है। संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं कि वो क्या है और उसकी पृष्ठभूमि क्या है, मतलब आपने किन परिस्थितियों में लिखा वो? जी, एक तो मरंगोड़ा नीलकंठ हुआ, उसका नाम है। ये झारखंड की पृष्ठभूमि पे है, आदिवासी जीवन, इसमें काफ़ी उनका कल्चर, उनका रिचुअल, उनके रहन सहन, जंगल का जीवन, शिकार, सब चीज़ें हैं। लेकिन उसमें मुख्य रूप से रेडिएशन, यूरेनियम रेडिएशन से जब माइनिंग होती है जब, तो रेडिएशन से किस तरह से आदिवासी प्रभावित होते हैं। और ये सिर्फ झारखंड का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। अमेरिका में न्यू मैक्सिको, अरिजोना, फिर काकाडू नेशनल पार्क, ऑस्ट्रेलिया, तो हर जहाँ यूरेनियम का माइनिंग होता है वहाँ इस तरह के डिजीजेस देखने को मिलते हैं। स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर, इस तरह की चीज़ें, फिजिकली लोग, किसी का हाथ टेढ़ा, ये इस तरह के बच्चे पैदा होना, बांझ होना, इस तरह की चीज़ें जो है ना, उसको मैंने दिखाया। लेकिन पूरी पृष्ठभूमि, और ये आपने पूरा शोध किया? हाँ, पूरा शोध किया, 4 साल लगे उसको लिखने में। और ये हाँ, आज भी जैसे ये राजकमल प्रकाशन से छपा है, तो मुझे लगता है हमारे देश के 20-25 यूनिवर्सिटी में इस पर एमफिल पीएचडी डिलीट हो चुके हैं। अरे वाह! अभी भी हो रहे हैं। और कभी भी कोई रिसर्च करता है, शोध करता है, तो अगर पर्यावरण पर है या आदिवासी जीवन पर, ये पुस्तक जरूर वो शामिल करते हैं। और दूसरी पुस्तक कौन सी? दूसरी एक बांग्लादेश की पृष्ठभूमि पे है, मैं बोरिशाइल्ला। अच्छा। तो ये जो है, इसमें सांप्रदायिकता के खिलाफ ये उपन्यास है कि मैंने ये दिखाया कि एक नए राष्ट्र का इमरजेंस हुआ बांग्लादेश का, सिर्फ इसलिए कि कल्चर अलग था, धर्म नहीं। अगर हम जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, गुजरात में जो दंगे में धर्म के नाम पर, आज भी धर्म पर बहुत सांप्रदायिक चीज़ें होती हैं। मैंने ये दिखाया कि अगर धर्म महत्वपूर्ण होता तो पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में एक ही धर्म था, फिर भी उनमें आपस में नहीं बनी और एक नए राष्ट्र का इमरजेंस हुआ। तो इसका कारण यह है कि दोनों की संस्कृति अलग थी। तो मैंने दिखाया कि संस्कृति महत्वपूर्ण है, न कि धर्म। इसलिए धर्म के नाम पर लड़ाई बंद करें, क्योंकि ये कुछ पॉलिटिशियंस, हाँ, इस पर जनता समझे इस बात को।
तो ये एक बड़ा ही सकारात्मक मैसेज है। हाँ, और इसमें मैंने बांग्लादेश की पृष्ठभूमि के में उनके रहन सहन, खान पान सबको दिखाया। विभाजन के पहले का बांग्लादेश बने, पहले का पाकिस्तान, फिर उसके बाद फिर बांग्लादेश बना, उस समय क्या उसमें परिवर्तन आया। बाबरी मस्जिद ध्वंस तक की पूरी घटना उसमें है। अरे वाह, 2 किताबें अभी तक आ चुकी हैं। हाँ, 2 उपन्यास आए हैं, बाकी कहानियां मेरी कहानियां बहुत छपी हैं हिंदी की मुख्य धारा की पत्रिकाओं में, हंस, कथा देश, वागत, कथाक्रम, देश की सभी प्रमुख हम प्रमुख पत्रिकाओं में। अभी भी एक उपन्यास में लिख रही हूँ, राजकमल से छपेगा, उन लोगों ने पहले ही बुक कर लिया। तो ये मान के चले मैम, मैं कहूँगी साहित्य की सीढ़ी ने आपको राजनीति के शीर्ष तक पहुंचाया, तो क्या ये उचित होगा? इसमें अतिशयोक्ति है कि आप अगर साहित्य ना होता तो राजनीति ना होती आपके जीवन में, और साहित्य के जरिए आप वहां तक पहुंची हैं। हाँ, ये आप कह सकती हैं, क्योंकि देखिए मैं एक हाउसवाइफ थी और साहित्य की वजह से मैं समाज के सामने आई, मेरे काम को लोगों ने जाना, और उसके बाद फिर मुझे विमेंस कमीशन मिला। विमेंस कमीशन में अच्छा काम की, तब पार्टी ने, अब जेएमएम ने मुझे महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष बनाया, तो पार्टी की सेंट्रल प्रेसिडेंट बनी मैं विमेन विंग की। उसके बाद पॉलिटिक्स में आई और आज भी पॉलिटिक्स में हूँ। राज्यसभा भेजा हमारी पार्टी ने। तो ये सब कुछ के पीछे साहित्य है, क्योंकि अगर मैं साहित्यकार नहीं होती तो आज राज्यसभा सांसद भी नहीं बनती। तो एक बड़ा सवाल, पार्टी ने समझा कि नहीं, इन्हें भेजना चाहिए, मैं पार्टी के शुक्रगुजार उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। बट सवाल ये है मैम कि राजनीति और साहित्य दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो एक संवेदनशील लेखिका जो है महुआ जी और एक जनसेवी महुआ जी, वो किसका चुनाव करेंगे? देखिए, मुझे एक कुछ दृष्टांत याद आ रहा है कि दिनकर जी हिंदी के बहुत बड़े कवि, महान कवि, तो वो राज्यसभा में मेंबर थे, वो भी सांसद थे, और पंडित नेहरू से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो एक बार जब पार्लियामेंट में ही वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो पंडित नेहरू थोड़ा सा लड़खड़ा गए, तो दिनकर जी उनके ठीक पीछे थे, उन्होंने उनको संभाल लिया। तो उन्होंने धन्यवाद कहा नेहरू जी ने, तो उन्होंने कहा कि भाई आप धन्यवाद क्यों दे रहे हैं, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी साहित्य उन्हें ऐसे ही थाम लेगा। तो मुझे क्या बात है, बहुत अच्छा दृष्टांत। तो मैं राजनीति को संभालने के लिए साहित्य को साथ में लेके चलना चाहती हूँ, ताकि वो मूल्य कायम रहे, मैं गिरूं नहीं, लड़खड़ाऊं नहीं, क्योंकि अगर मैं राजनीतिज्ञ हूँ तो साहित्यकार भी हूँ, तो राजनीति के क्षेत्र में लड़खड़ाऊंगी तो मेरा साहित्य मुझे थाम लेगा। वह दोनों अपने मेरे में ही दोनों चीजें हैं, तो और अच्छी बात है ना कि बाहर से किसी को सपोर्ट नहीं करना होगा, दोनों का सामंजस्य। हाँ, लेकिन मैं बस यही मनाती हूँ कि मैं उन मूल्यों पर कायम रहूं और लोगों की सेवा करूं। और जब कोई भी पीड़ित मेरे पास आता है तो मैंने एक अपना प्रिंसिपल बनाया है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मेरे पास कोई बहुत नीडी व्यक्ति आया है, मान लीजिए हॉस्पिटल में ही बहुत सीरियस है या एक्सीडेंट हुआ किसी का, तो वो कह रहे हैं, मुझे फ़ोन आया कि मैडम तुरंत उनको बेड चाहिए, इमरजेंसी है, तो चाहे मैं कितना भी ज़रूरी काम करूं, मैं उस काम को साइड में रख के उसके लिए पहले टाइम देती हूँ, और मैं पहले फ़ोन करूँ। हाँ, ये मैंने अभी एकदम प्रिंसिपल बना लिया है, क्योंकि विमेंस कमीशन से मेरी ये आदत पड़ गई है, लोगों की मदद करना और जो सचमुच में नीडी है उनकी मदद करना। तो ये मैं करती हूँ और मुझे इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। हाँ, महुआ जी जब बैठती हैं सदन में और विपक्ष में बैठती हैं, तो जाहिर है कि एक तो विपक्ष और ऊपर से एक महिला, बहुत सारी समस्याएं, चुनौतियों से जूझना पड़ता है। बट चूंकि आपकी छवि तेज तर्रार युवा की है और युवा सांसद की है और पूरा देश आपको देखता है, खासतौर से महिलाएं आपको बहुत अपना मोटिवेशनल फैक्टर मानती हैं, क्या कुछ चुनौतियां आती हैं जब आप विपक्ष में होती हैं और महिला होती हैं, और उसके बाद बहुत सारे सवाल और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको ढूंढने होते हैं, देखने होते हैं, और काफी कुछ खुद को प्रेजेंट करना पड़ता है? तो क्या लगता है कि वहाँ एक किरदार जो साहित्य के रूप में वहाँ तैयार हुआ है, वहाँ पहुंचा है, कितना खुद को सशक्ति से पेश कर पाता है? जी, देखिए, एक तो हमारे पास समय की कमी होती है। मैं छोटी पार्टी से हूँ, रीजनल पार्टी से हूँ, तो 3 मिनट का समय है, उसमें गागर में मुझे सागर को समेटना होता है। तो कई बार जैसे मैं मंच से ऐसे भी 2 घंटा 3 घंटा भाषण दे सकती हूँ, या टीवी चैनल्स में भी जब बैठती हूँ, आज तक से लेकर हर चैनल में, तो मैं बिना देखे ही बोलती हूँ, कोई तैयारी मेरी नहीं रहती है। लेकिन वहाँ पे हाउस में खास तौर पर 3 मिनट में सब कुछ बोलने के लिए मुझे पॉइंट्स लिख के लेने पड़ते हैं, देख के बोलना पड़ता है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये कि क्योंकि टू द पॉइंट बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है, कोई पॉइंट छूटे नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना है कि इतने समय के अंदर वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अपने स्टेट का मुद्दा पूरा उठाना है। हाँ, दूसरा इसमें एक और बात है कि जैसे चूंकि मैं साहित्यकार हूँ, तो मैं पूरी तरह से उग्र पॉलिटिशियन नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा एक इमेज है
कि भाई साहित्यकार है तो गंभीरता भी निभानी है, मैं बहुत हल्के में कोई बात नहीं कर सकती, या चीप पॉपुलैरिटी के लिए मैं किसी पर कोई दोषारोप नहीं कर सकती, किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करती। मैं कभी आपने देखा होगा कि मैं आज तक मतलब अगर मैं छवि है, हाँ, मैं अगर चाहूँ तो आज ही कोई विवादास्पद बयान देकर मैं पूरे देश में फेमस हो सकती हूँ। कुछ लोग करते भी है ना, लोग उसको लेकर या तो हल्ला करें, हंगामा करें, तो कहते हैं ना कि अगर बदनाम भी होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये सोच के भी कई लोग करते हैं। लेकिन मुझे अपनी छवि की भी परवाह रहती है कि भाई नहीं, मेरी छवि खराब नहीं होनी चाहिए, या किसी को मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहती कि भाई आप मैं कुछ कह दी इससे उनको व्यक्तिगत कोई क्षति हो, ये मैं हमेशा इसका ध्यान रखती हूँ कि ना हो। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे हमेशा ऐसा होता है कि जितने भी नेशनल चैनल्स हैं वो उसी समय मुझे बुलाते हैं जब अपनी पार्टी या इंडिया गठबंधन के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण, कोई दमदार मुद्दा हो, तो मेरे सामने जितने लोग बैठते हैं वो हम पर हमला करते हैं कि भाई आपने ऐसा किया वैसा किया। अभी विमेन रिजर्वेशन बिल, देखिए हम उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, देखा पूरे देश ने देखा कि आप अगुवाई कर रही। हाँ, तो उसमें ऐसा था कि भाई उसमें तो हम सभी चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल आए, और 2023 में ऑलरेडी हम लोगों ने सर्वसम्मति से उसे पास भी कर दिया। 3 साल सत्ता पक्ष ने बर्बाद किया कि आपने जनगणना नहीं कराया। अब आप कह रहे हैं कि हम जनगणना नहीं करेंगे, पहले परिसीमन करेंगे। परिसीमन में आपने एक आयोग का गठन करने की बात कही, जिसको लेकर सबको ऑब्जेक्शन था कि आयोग में कौन है ना, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जस्टिस। अब ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि किस स्टेट को कितना MP सीट देना है, कितना MLA सीट देना, जो कि इंडिया गठबंधन के पार्टीज को नामंजूर था, क्योंकि इससे जो रीजनल पार्टियां वो खत्म हो जाएंगी, ऐसा लोगों को लगने लगा, तो जिसकी वजह से विरोध हुआ। तो अब है कि ऐसे मुद्दे पर जब पैनल में बैठना है तो सारे लोग तो हमला हम पर करेंगे कि आप ये विरोधी है, महिला विरोधी है। तो उसको कैसे टैक्टफुली हैंडल किया जाए कि आप अपनी बात भी कह दें, अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रख दें, इंडिया गठबंधन को भी नाराज ना करें और देश की महिलाओं को भी नाराज ना करें। ये इतना बड़ा चैलेंज होता है हम लोगों के सामने। व्यक्तिगत रूप से तो मैं चाहती हूँ, हाँ, मैं चाहती हूँ कि हमारा महिला रिजर्वेशन आज ही अभी हो जाए। हम तो चाहते हैं, इसके लिए 2023 में हमने किया, क्योंकि मैं अक्सर पार्लियामेंट में होती हूँ, अचानक फोन आता है कि अभी यहाँ बैठना है, यहाँ बोलना है। अभी इसी सेशन में मैं सुबह से लेकर लेट नाइट, मतलब 11 बजे तक काफी लंबे समय तक, हाँ, और कभी विजय चौक में, कभी स्टूडियो में, कभी यहाँ पूरे देश ने देखा कि महुआ जी एकदम पूरी तत्परता के साथ लगी हैं और महिलाओं की आवाज बुलंद कर रही हैं। तो बस ऊपर वाले का ये है। और मैं इसमें अभी मुझे एक लाइन याद आई कि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कभी बोला था या लिखा था कि जो मुझे आज नहीं, मैं जब शुरुआती दौर में जब हम फील्ड में आना शुरू किए लेखक के रूप में ही, उस समय से मैं इस लाइन को फॉलो करती हूँ। उसमें ऐसा था कि तुम अपने आप को समृद्ध करो, महिलाओं के लिए है कि तुम अपने आप को समृद्ध करो, तपस्या से तुम्हारी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारा अपमान कर सके। बहुत खूब। हाँ, क्योंकि महिलाओं का अपमान कब होता है? मान लीजिए डायन हत्याएं होती हैं आदिवासियों के साथ, जब हम या घरेलू, घरेलू हिंसा। अब मान लीजिए कोई अगर एक IAS ऑफिसर बन जाती है महिला, तो किसी की हिम्मत होगी कि उसका अपमान करे? एजुकेशन एम्पावर्ड करता है। हाँ, तो इसीलिए आप अपने आप को समृद्ध कीजिए। अब तीजन बाई को लीजिए, तीजन बाई एक घरेलू महिला जो कि अपना फोक म्यूजिक को लेकर पूरी दुनिया में घूम कर आ गई। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको एक ही लाइन में आगे बढ़ना है। गुलाबों को देखिए, गुलाबों सपेरा, हाँ, तो पूरे वर्ल्ड में घूम कर कोई भी महिला ना, उसमें कोई ना कोई प्रतिभा तो भगवान ने जरूर दिया होगा। आपका काम है आप उसको ढूंढे, आप अपनी मेहनत से उसे बढ़ाए। चिपको आंदोलन में जो महिलाएं थी, अच्छा, मैं एक बार मिली थी ब्रह्म कुमारी आश्रम में, माउंट आबू में, एक विमेन एम्पावरमेंट पर एक बड़ा सेमिनार हो रहा था। मैं विमेन्स कमीशन चेयरपर्सन थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया था एक सेशन में। वहां जाके मैं मिली एक जन से, वो थी लिज्जत पापड़ की फाउंडर। हाँ, तो मैं तो उसको बहुत हक कर दी। मैं बोली कि आप तो हमारी इंस्पिरेशन है कि आपने लिज्जत पापड़ को करोड़ों का टर्नओवर करके पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। कुटीर उद्योग से कुटीर उद्योग, वो कुछ महिलाओं, फिर मैंने कहानी सुनी उनसे, तो उन्होंने बताया कैसे कैसे कुछ महिलाओं को लेकर उन्होंने स्टार्ट किया। अभी भी जो उनका प्रॉफिट होता है उसे महिलाओं में बांट देती हैं। किसी की शादी है बेटी की, बड़ी चेन बन गई है, पूरे देश में महिलाओं को समृद्ध कर रही है। इसलिए मैं ये कहूंगी कि महिलाएं जो हैं वो कहीं भी हो, उनको पढ़ने का मौका मिला हो ना हो, वो अपनी प्रतिभा को खोजे, ढूंढे, अपने परिवार को जरूर साथ में लेकर चले। परिवार से विरोध करके, बगावत करके आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकती हैं, क्योंकि उससे अगर बढ़ेंगी भी ना तो मानसिक सुकून नहीं रहेगा। तो सबको साथ लेके चलें और
कुछ ना कुछ आप लाइफ में करेंगे। हाँ। मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इससे पहले कि हम रैप अप करें, और आप साहित्यकार हैं, संवेदनशील हैं, लेखिका हैं, कवित्री भी हैं, कविता भी सुनेंगे हम आपसे छोटी सी। उससे पहले ये कि आजकल साहित्य का बड़ा क्षरण हो रहा है और बहुत कम पढ़ा लिखा जा रहा है, खासतौर से युवाओं को क्या कहेंगी और राजनीतिज्ञों को क्या कहेंगी? क्या राजनीति में आने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, खुद को अद्यतन बनाए रखने के लिए, अपडेट करने के लिए किताबें क्यों जरूरी है? हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगी कि राजनीति में आने के बाद, मैं तो एक राइटर हूँ, तो और मैंने पढ़ाई भी की है, चूंकि MA भी किया है, PhD नेट सब कुछ किया, तो जाहिर सी बात है कि बचपन से तब तक पढ़ाई की हूँ और लेखक के रूप में भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके बावजूद मैं कहूँगी कि मैं जब राज्यसभा में आती हूँ अपने सेशन के दौरान, तो मुझे इतना पढ़ना पड़ता है बोलने के लिए कि इतनी पढ़ाई तो मैं कभी स्कूल कॉलेज में नहीं की थी। इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आएगा तो उस बिल को, मैंने बिल तो लास्ट मोमेंट में आता है, ऐसा भी नहीं कि आप 7 दिन पहले तैयारी करो, या तो रात को आता है या सुबह पता चलता है। तो उस इतनी व्यस्तता में उस बिल पर आपको सोचना है कि आपको पार्टी लाइन में बोलना है, क्या बोलना है, उसके पॉइंट्स ढूंढना, तो उसमें आपको मेहनत करना ही होगा। कई लोग होते हैं कि दूसरों पर डिपेंड करते हैं, तो उससे क्या होता है, मैं जैसे कभी भी अपने PA से ये से तैयारी नहीं कराती। मुझे ऐसा लगता है कि बाई चांस अगर वो कहीं से कॉपी करके हमें दे दे तो मैं तो फंस जाऊंगी कि भाई क्या बात है, कि वो फैक्ट्स नहीं होंगे। तो मैं खुद तैयारी करती हूँ, मुझे किसी पर विश्वास नहीं होता, इसलिए करती हूँ कि इसमें मुझ में कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही तो है। पढ़ना जरूरी है। और दूसरी बात मैं युवाओं को कहूंगी जो साहित्य में काम करते हैं ना, शॉर्टकट का जमाना आ गया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में इतना शॉर्टकट लिखते हैं कि ना तो लैंग्वेज उनका चैट जीपीटी लैंग्वेज, और चैट जीपीटी देखिए कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा ना आपको। तो आपकी ओरिजिनलिटी कहाँ है? आर्टिस्ट तभी कोई बनता है जब वो ओरिजिनल हो। थोड़ा बहुत आप मदद ले सकते हैं, जैसे पहले के लोग भी डिक्शनरी से मदद लेते थे, उस तरह की जो चीजें हैं उनसे मदद लेते थे। शेर व शायरी लिखने के लिए कहते हैं कि 1000 शेर पढ़ो तो एक शेर लिखो, तो वो भी तो कहीं से चैट जीपीटी ही है। कि उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता था किताबों से। हाँ, तो इसलिए आप पढ़ो जरूर, और जो भी लिखो ना, अपने सबसे पहले तो भाषा पे कमांड जरूरी है। आप जिस भी लैंग्वेज में लिखो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, लेकिन व्याकरण आपका सही होना चाहिए। कहते हैं ना कि सर्कस में आपने देखा होगा कि 5-6 बॉल्स को लेकर ऐसे ऐसे खेलते हैं जोकर लोग, लेकिन उसमें सोचिए कि वो स्किल आपको में चाहिए ना, तो आप शब्दों को भी उससे खेलना आना चाहिए साहित्यकार बनने के लिए, कि आप 100 शब्दों को लेके फेंट दो और उससे आपको सही वाक्य बनाना है। और जो उसे कर पाता है, जैसे पेंटिंग में MF हुसैन, वो तो मॉडर्न आर्ट में थे, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते थे, तो लेकिन एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने के लिए भी आर्ट के ग्रामर को जानना जरूरी है। सब कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी नहीं कर सकता, तो ग्रामर को जाने बिना आप लिटरेचर में काम नहीं कर सकते। व्याकरण को मैंने जानना जरूरी है, और सेंटेंस फॉर्मेशन सही होना चाहिए। आप चाहे तो बिना फुल स्टॉप कॉमा के एक पेज का सेंटेंस लिख सकते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि साहित्य में छोटे छोटे सेंटेंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो वो सब प्रैक्टिस चाहिए। और आप शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। एक बार जो आपकी छवि बन जाएगी ना, वही आपकी इमेज माने वही कंटिन्यू करेगी। तो आपको भले ही शुरू में, और एक चीज़ है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, लेखन के क्षेत्र में या कोई भी, तो आपके बहुत सारे विरोधी भी उत्पन्न हो जाएंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। तो निंदक नियरे राखी आंगन कुटीर चवाए, तुलसीदास जी ने कहा है। तो निंदक को आप परवाह मत कीजिए और आप जवाब भी मत दीजिए, आप अपने काम से जवाब दीजिए। मैंने भी यही किया। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि ये अभी अभी आई है, कैसे इतना बड़ा उपन्यास लिख दिया इसने, जरूर किसी ने लिख के दिया होगा, किसी ने कयास लगते हैं। हाँ, लगते हैं ना कि भाई कैसे लिख सकती है, तो किसी ने इनको दिया होगा, उनके दादाजी वगैरह ने लिख के रखा होगा, उसी को दे दिया होगा। तो खैर मेरे दादाजी तो हिंदी जानते भी नहीं थे, तो मैं कह रही हूँ, तो उसमें है ना कि आप क्या कीजिए कि आपके एक काम को लेकर अगर लोग क्रिटिसाइज करें, तो आप दूसरा तीसरा चौथा काम करके दे दीजिए, आपका काम ही आपका जवाब होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। महुआ मांझी तेज तर्रार राज्यसभा सांसद हैं, ये पूरा देश जानता है। घर भी संभाल रही हैं, परिवार भी संभाल रही हैं, देश भी संभाल रही हैं, और साथ साथ समाज भी संभाल रही हैं जनसेवा के जरिए। परिवार से कितना सहयोग मिलता है, और आपके जो श्रीमान हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं बीइंग अ हस्बैंड, वो थोड़ा देखिए, हस्बैंड के सपोर्ट के बिना कुछ करना सच में नामुमकिन है। तो हस्बैंड का सपोर्ट रहा। मैंने कहा ना, शुरू में डरते सब लोग हैं कि बाहर जाएगी तो पता नहीं घर को इग्नोर करेगी कि नहीं, बच्चों को इग्नोर करेगी कि हमें नहीं देखेगी। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस में लेकर और उनको ये जता दे, समझा दे कि नहीं मैं इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, तो ये फिर धीरे धीरे, अभी तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। शुरू में थोड़ा सा संघर्ष होता है, सबके साथ होता है। मतलब ये नहीं है कि मतलब सपोर्ट पूरा मिला। हाँ, सपोर्ट कोई चुनौती नहीं आई? चुनौती आई, जैसे कि
लेखन में कई बार होता है कि मुझे मन कर रहा है कि मैं रात में जग के लिखूं, नहीं लाइट ऑफ करो, इतनी रात तक मुझे नींद नहीं आएगी, तो ये सब तो थोड़ा होता ही है, लेकिन धीरे धीरे उसको हम लोग को संभालना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। हाँ। अब चलते चलते ये कि मैम चूंकि राज्यसभा में बैठी हैं और पूरे देश भर की महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं, देश की महिलाओं को क्या संदेश देंगी जो आपकी तरह बन सके या और कुछ बेहतर जीवन में कर सके, और खासतौर से युवा जो आज की यूथ्स है जो आपको फॉलो करती है, क्या उनको करना चाहिए, आप ये सुझाव दे सकती हैं, और आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, इस पे थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी तरह बन सके, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि आजकल की जो युवा है ना, वो बहुत ज़्यादा टैलेंट उनमें है, वो एकदम मल्टी डायमेंशनल आप उनको बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग फील्ड में काम करने का मौका मिला, वो ग्लोबल हो गए हैं क्योंकि इंटरनेट है, ये है वो है, तो वो लोग हम लोगों से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हाँ, अपडेटेड भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी ना कि खाली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं है, नॉलेज चाहिए आपको। कई बार होता है ना कि लोग नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में कंफ्यूज कर जाते हैं। आपके पास अगर मोबाइल आप ऑन करेंगे तो 1000 तरह के इन्फॉर्मेशन आएंगे, तो इन्फॉर्मेशन से अपने दिमाग को डस्टबिन मत बनाइए। हाँ, आप सिलेक्टिव चीजें लें। हाँ, एक्चुअल नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि आप इंटरनेट पे अगर लिटरेचर भी ढूंढेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे कूड़ा करकट भी मिल जाएंगे आपको, जो कि लिटरेचर है ही नहीं। तो आपको वो जैसे फेसबुक के साहित्य कहते हैं, आपको चूजी होना पड़ेगा, आपको समझना होगा कि क्या उसका मानक है, क्या स्टैंडर्ड है, अपना टेस्ट डेवलप कीजिए। टेस्ट आप देखिए, गुलजार जी को पढ़ेंगे तो गुलजार जी का एक टेस्ट है, एक लेवल है ना, तो उस लेवल को मेंटेन कीजिए। अगर आपको कोई बड़ा बनना है कुछ, चाहे म्यूजिक के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी फिल्मों में भी देखिए ना, फिल्मों में भी अपना अलग अलग कैटेगरी है। आप अमिताभ बच्चन जी या जया जी को भी लीजिए, तो वो लोग, जैसे अमिताभ जी का टेस्ट है बाउल, तो उनके बर्थडे पे एक स्पेशल, सोनी ने एक स्पेशल एपिसोड बनाया था जिसमें जया जी और अभिषेक जी भी गए थे। तो मैंने देखा कि जैसे ही वहाँ पर एक बाउल सॉन्ग एक बच्चे ने एक तारा लेकर गाना शुरू किया, तो अमिताभ जी का एकदम चेहरा स्माइल करने लगा। तो उससे उनका टेस्ट पता चलता है ना कि भाई वो खुद कमर्शियल फिल्मों में एक्टिंग जरूर किए हैं, लेकिन उनका वो लेवल है। तो आप अगर बड़ा कुछ बनना चाहते हैं, बड़े साहित्यकार, बड़ा कुछ भी किसी भी क्षेत्र में, तो अपने टेस्ट को थोड़ा सा उस लेवल तक लाइए। उसके लिए ऐसे लोगों को पढ़िए, ऐसे लोगों को देख के सीखिए जो कि मैंने उस लेवल के हो, बहुत ज़्यादा समाज के लिए मोटिवेशनल रहे। हाँ, मोटिवेशनल भी रहे। और जैसे आप सोचिए ना कि एक फ्लैट, एक जैसा 4 फ्लैट, खाली फ्लैट आपको दे दिया जाए, ठीक है, और वहाँ पे सामान भी सेम रख दिया जाए कहीं पर, और बोला जाए कि आप चारों इस फ्लैट को सजाइए, 4 लोगों को दिया जाए, तो चारों फ्लैट में कहीं जाके आपको लगे वाह क्या सजाया है, कहीं जाएंगे तो वही आपको खूबसूरत लगे। और फिर कहीं अगर टेस्ट आपका वैसा नहीं है तो देखेंगे अरे क्या बेतरतीबी से चीज़ों को रख दिया है, फिर कहीं लगेगा कि अरे ये तो एकदम ऐसा है। तो इसलिए ये डिफरेंस है उसमें। तो युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए ये संदेश है कि अपना कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिए। हाँ, शुरू में तो आप हर जगह थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी जब पढ़ाई करते हैं ना, तो स्पेशलिस्ट बनने के पहले उनको सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है, ताकि वो उनको एक सब कुछ का नॉलेज हो जाए। फिर उनको लगता है कि इसमें से ये जो फील्ड है ये मेरे लिए, कोई आँख का डॉक्टर बनता है, कोई ऑर्थोपेडिक बनता है, कोई हार्ट सर्जरी करता है। तो ये है कि एक बार आप देख लीजिए कि आपकी प्रतिभा किस किस चीज़ में है, और उसमें आप लग जाइए और खुद को तराशिए, लेकिन शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइए। आपको मतलब अपने आप को उस तरह से लेवल में ले जाने के लिए तपस्या करनी होगी। तपस्या से डेडिकेशन जरूरी है, उससे ही आप वहाँ पहुँच पाएंगे। और कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हाँ, कि चलो अच्छा ठीक है, चलो चलेगा, ऐसा नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल। तो चलते चलते हम जैसे ही अपने एपिसोड को रैप अप कर रहे हैं, हमारा एक रैपिड राउंड फायर क्वेश्चन है जिसपे आप छोटे छोटे आंसर्स देंगे, एंड आई एम श्योर आप इतनी ऊर्जा से लबरेज हैं तो आप दे देंगी। हम तैयार हैं इसके लिए, रैपिड राउंड क्वेश्चंस के लिए। महुआ जी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पावर, इनर पावर। इनर पावर, पॉजिटिव, ओके, सकारात्मक रहना, हमेशा हर चीज को पॉजिटिव वे में देखना। अगर आप राज्यसभा सांसद ना होती तो क्या होती? राइटर ही रहती। जी जी। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी, हाँ, इनर वीकनेस। परिवार। सबसे बड़ा डर? कोई कुछ मेरे खिलाफ कोई नेगेटिव बात ना करे, मतलब कुछ गलत अफवाह ना फैलाए। सबसे बड़ी खुशी, जिस लम्हे ने आपको सबसे ज्यादा खुश किया हो, वो याद आ रहा हो तो बताएं। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे लेखन से ही होता है।
कोई ऐसा अगर कोई वाक्य नहीं याद आ रहा जो जिसने सबसे ज्यादा खुश किया हो अंदर से, कि मतलब दिस इज माय ड्रीम कम्स ट्रू, ऐसा कुछ? हाँ, राज्यसभा आना। अच्छा जी। आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशनल पावर क्या है, मतलब किसने प्रेरित किया सबसे ज्यादा आपको घर में? मेरे फादर ने। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि तुम किसकी बेटी हो, किसकी माँ हो या किसकी पत्नी हो, वो बात नहीं है, तुम खुद क्या हो, तुम्हारे नाम से तुम्हें जाना चाहिए। आज वो नहीं है। जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि उनको देखना चाहिए था। महुआ जी को राजनीति और साहित्य में दो में से एक चुनना हो कुछ, तो क्या चुनेंगे? साहित्य और राजनीति में से अब तो दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। हाँ, नहीं, लेकिन हमें डिप्लोमेट आंसर नहीं चाहिए, एक नहीं, उसमें ऐसे मैंने तो दिनकर जी का जवाब दिया था, वही जवाब है कि जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य थाम लेता है, इसलिए साहित्य और राजनीति दोनों मुझ में एक साथ चाहिए। बतौर सांसद आपकी सबसे बड़ी चुनौती? सबसे बड़ी चुनौती सदन में ना, कम समय में बहुत कुछ बोलना। बतौर महिला आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब चुनौती, समाज में, देश में, राज्य में, स्टेट में और हमारे राज्यसभा में? बतौर महिला कोई चुनौती जूझना पड़ रहा हो, एज अ बीइंग फीमेल आपको समस्या आती होंगी, आई एम श्योर बहुत सारी महिलाओं को। हाँ, पेट्रियार्की समाज में, हाँ, इन टर्म्स ऑफ। जी, कई लोग हैं कि जो सामने अपने ही लोगों के बीच में ऐसा होता है कि आगे बढ़ने से रोकने की हर संभव कोशिश करते हैं। बहुत ही सबसे ज्यादा खुश कब होती है? सबसे ज्यादा खुश म्यूजिक सुनकर। वो आपका प्रिय है? हाँ, कोई अच्छा सा जो मुझे माने वो जो खुशी देती है ना, वो अलग तरह की खुशी होती है। हाँ। लेखन का सुख धन के सुख से ऊपर है? हाँ, ये तो 100%। भविष्य में कितनी योजनाएं हैं, क्या योजना है और कितनी किताबें आ रही हैं? भविष्य में मैं तो होल लाइफ किताबें लिखना चाहती हूँ। विमेंस कमीशन में जब थी तो 16 डायरियाँ मेरी भरी हुई हैं। ऐसी जो अलग अलग तरह के जो इंसिडेंट्स थे उसको मैंने नोट करके रखा है कि कभी उस पर भी लिख कर करूँगी। बहुत सारा काम शुरू किया है, तो इसलिए होल लाइफ लिखना है। वो तो लेखन जो है अनवरत प्रक्रिया है, और उसके साथ राजनीति भी है, समाज सेवा कर सकूं और कुछ ऐसा बड़ा काम कर सकूं जो कि लोग याद रखें कि हाँ, इन्होंने समाज के लिए ये किया। वो अभी सपना है जो अभी तक मैं पूरा नहीं कर पाई। मैं करती हूँ सबके लिए, लेकिन एक कोई सॉलिड बड़ा काम, जैसे मान लीजिए मदर टेरेसा ने किया, या फिर मेमोरेबल वर्क, मेमोरेबल, हाँ, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी ने बच्चों के लिए किया। तो उस तरह का एक्चुअल काम जो लगे कि हाँ, समाज के मैंने ये दिया, तो मुझे उस तरह का कोई काम करना है जो अभी, हाँ, माइलस्टोन क्रिएट करना। इनकी बहुत प्यारी सी कविता हम सुनने का अनुरोध करेंगे। जी, एक कविता है जो अभी हंस में छपी है कुछ दिन पहले। हंस हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है। कविता का शीर्षक है मेरी कविता। आज रात मुझे भी कवि होना है, आज रात मुझे भी कवि होना है। आज रात पढ़ी है तुम्हारी कविता, माँ का चांद ने देखा है पेड़ों के झुरमुट से। मैंने उसे नहीं लिया कविता में, दोहराव मुझे पसंद नहीं। सदियों से चलकर आते भावों को भी थोड़ा ठहरने को कहा है। कई शब्द अभी गीले हैं, चटाई पर डालकर सुखाना होगा। सामने टोकरी में पड़े शब्दों को टटोल लूं जरा, देसी चुनो या विदेशी। मथते समय तुम्हें बुला लूंगी जरूर, शब्द तो ब्रह्म है। आरती उतार लूं पहले, शब्द महत्वपूर्ण है या भाव, अरे कोई बताएगा? यह भी कि शब्दों को धूप पसंद है या छांव। भाव में डुबोकर कुछ शब्दों को मैंने इसी आंगन में छोड़ा था, कौन ले गया भाई? कहते हैं वो कि तुम ही तो मेरी कविता हो, और कविता कवि कैसे हो सकती है? धन्यवाद। तो ये थी देश की तेज तर्रार युवा नेत्री यानी राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जिनसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे। जेएमएम की प्रतिनिधि हैं, राज्यसभा में सांसद हैं और अपने साहित्य, संवेदना, स्त्री विमर्श और जुझारूपन के लिए देश भर में जानी जाती हैं। तो मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और खास राज्यसभा सांसद से और करते हैं मुलाकातें और बातें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय दिया।